हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ क्लास 9th की साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 3। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट कर ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा था और मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी थी। और नेक्स्ट टॉपिक ज़रूर कमेंट करना कि नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट टॉपिक में कौन सा लाऊं, सब्जेक्ट भी कर देना कमेंट। तो चलिए इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इस चैप्टर में हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में ही जानेंगे, जैसे कि हम चैप्टर से पता चल रहा है। तो चलिए अब इसको चैप्टर को रीड करना स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो हमें दे रखा है कि प्राचीन भारत। अगर हम प्राचीन भारत और ग्रीक, यानी कि ग्रीक के जो फिलोसफर्स थे वो क्या कर रहे थे कि वो मैटर के अज्ञात और अनसीन रूपों से, अनसीन फॉर्म से हमेशा ही क्या होते रहे हैं, चकित होते रहे हैं। ठीक, तो मैटर की इंडिविजिबल के बारे में भारत में बहुत पहले, लगभग 500 बीसी, ठीक है, 500 बीसी के अराउंड पहले विचार किया गया था कि इंडियन, अब देखो वहाँ पे इंडियन फिलोसफर महर्षि कन्नड़ ने ये बताया था कि अगर हम मैटर को डिवाइड करते जाएं तो हमें छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलेंगे और लास्ट में एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जब जो वो पार्टिकल्स हैं वो डिवाइड नहीं हो पाएंगे। तो और वो जो है वो पार्टिकल्स होते हैं वो इंडिविजिबल रहेगा और इस इंडिविजिबल पार्टिकल को ही उन्होंने एटम कहा। ठीक, एटम कहा उन्होंने। ठीक है, तो एक और हमारे भारतीय फिलोसफर्स थे, पकुदा काताया। पकुदा काताया ने इस बात को बहुत ही विस्तार से समझाया और कहा कि ये पार्टिकल्स हमेशा, ये जो पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे हमें दे रखा है कि ये जो पार्टिकल्स हैं नॉर्मली रहते हैं, नॉर्मली एक्सिस्ट रूप में पाए जाते हैं, जो हमें मैटर के अलग अलग रूपों में प्रदान होता है, यानी कि मैटर के अलग अलग फॉर्म्स में हमें प्रदान होता है, मिलता है। तो अब देखते हैं हम नीचे। अब देखो, अब हमें कह रखा है कि लगभग इसी समय ग्रीक दार्शनिक, ग्रीक के जो फिलोसफर थे डेमोक्रिटस और ल्यूसिपियस ने सुझाव दिया था कि अगर हम मैटर को डिवाइड करते जाएं तो कैसी सिचुएशन आएगी जब हमें जो उसके पार्टिकल्स हैं वो डिवाइड नहीं हो पाएंगे, और उन्होंने इन्हीं इंडिविजुअल पार्टिकल्स को एटम कहा था। एटम का मतलब क्या होता है कि एटम का मतलब है अविभाज्य, यानी कि इंडिविजिबल। तो ये सभी सुझाव, ये सभी आइडिया फिलोसफर विचारों पर आधारित थे। ठीक है, फिलोसफर के विचारों पर आधारित थे। इन विचारों की बातों को सिद्ध करने के लिए 18th सेंचुरी में, ठीक है, 18th सेंचुरी में तक कोई भी ज़्यादा जो थे एक्सपेरिमेंट नहीं हुए। अब 18th सेंचुरी के बाद क्या होता है कि 18th सेंचुरी की लास्ट तक साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स और कंपाउंड के बीच के भेद को समझा। ठीक, उनके बीच के भेद को समझा और नेचुरली रूप से ये पता करने के लिए वो इच्छुक हुए कि एलिमेंट्स कैसे और क्यों कंबाइन करते हैं, और एलिमेंट कंबाइन करते हैं तब क्या होता है। ठीक है, तो ये पूछा। अब था एंटोइन एंटोइन एल लेविज़र। ठीक है, एंटोइन एल लेवाइजे laid the foundation of chemical sciences by establishing two important laws of chemical combination. तो एंटोइन लेविजे ने केमिकल कॉम्बिनेशन के दो इम्पॉर्टेंट लॉज को निकाला, ठीक है, स्थापित किया, जिसने केमिकल साइंस पर केमिकल साइंस पर क्या था, केमिकल साइंस पर ही उसका पूरा आधार था। ठीक है, पूरा पर्पस केमिकल साइंस पर था। ठीक, अब था हमारा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी कि द फॉलोइंग टू लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वर एस्टेब्लिश्ड experimentations by Lavoisier and Josephine Proust। ठीक, तो अब ये कहते हैं कि लवाइजे और जोसेफ एल प्राउस्ट ने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट के बाद केमिकल कॉम्बिनेशन के दो नियम निकाले। ठीक है, दो नियम सर्च किए
तो पहला था लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो लॉज ऑफ कंजर्वेशन मास, ठीक। तो देखो, इज देयर अ चेंज इन मास व्हेन अ केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। तो जब केमिकल चेंज या फिर केमिकल रिएक्शन होता है तब क्या मास में कोई चेंज होता है। तो यहाँ पर हमें एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी 3.1। तो इसको हम रीड करते हैं। इस एक्टिविटी में हमें दे रखा है कि आपको क्या करना है कि आपको एक्स और वाई केमिकल का एक सेट ले लीजिए, ठीक है। एक्स वाले सेट को आपको कॉपर सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, लीड नाइट्रेट, और वाई को सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, ठीक है। फिर था क्या कि फिर है, देखते हैं हम। अब आपको क्या करना है, एक्स और वाई की जो साइड्स है उनकी आपको टेबल में से किसी एक सेट के केमिकल के अलग अलग 5% वाटर में आपको उसको तैयार कर लेना है, 5% वाटर में, ठीक है। अब सभी तैयार सेट्स को सॉल्यूशन में से वाई के सॉल्यूशन की कुछ मात्रा को आपको कॉर्क फ्लास्क में लीजिए, और एक्स के सॉल्यूशन की कुछ मात्रा को आप एक इजेनेशन ट्यूब में लीजिए, ठीक है। इजेनेशन ट्यूब, आप देखो इधर चलते हैं, यस। इजेनेशन ट्यूब जो है, इजेनेशन ट्यूब को जो सॉल्यूट युक्त फ्लास्क में इस तरीके से लटकाइए ताकि दोनों सॉल्यूशन जो है वो मिक्स ना हो। उसके बाद फ्लास्क के मुंह पर एक कॉर्क जो है, कॉर्क आपको फिगर में दिख रही होगी, उस तरीके से उसको लटकाइए, ये रहा, ठीक है। तो कॉर्क यहाँ पर लटक रही है, तो इस तरीके से आपको लटकानी है, ठीक है, कॉर्क, ठीक है। तो ये आपको फिगर में देखकर इस तरीके से करना है। फिर था आपको क्या करना है कि फिर फ्लास्क के अंदर जो भी सॉल्यूशन था और फ्लास्क, इसका वेट लेना है, वो भी बहुत केयरफुली। फिर अब फ्लास्क को झुकाकर इस तरीके से घुमाओ कि जिससे एक्स और वाई के जो सॉल्यूशन है वो मिक्स हो जाए। अब इस फ्लास्क को दोबारा तोल लो। फिर कॉर्क फ्लास्क में क्या रिएक्शन हुआ, क्या आप सोचते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई? फ्लास्क के मुंह पर कॉर्क क्यों लगाते हैं? क्या फ्लास्क के मास और जो उसके अंदर की जो सॉल्यूशन था उसमें कोई चेंज हुआ? तो यही कहा गया है। अब देखते हैं, लॉस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन neither be created नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। द्रव्यमान के यानी कि मास के नियम के अनुसार किसी केमिकल रिएक्शन में मास ना तो बढ़ाया जा सकता है और ना ही को ख़त्म किया जा सकता है। अब देखते हैं लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक, यानी कि कांस्टेंट प्रोपोर्शन की लॉ, हिंदी में इसको बोलते हैं हम स्थिर अनुपात का नियम, ठीक। अब देखो, इसमें दे रखा था कि लाइवेजर जो थे, माने कि लाइवेजर थे, और जो हमारे और साइंटिस्ट थे उन्होंने इस बात पर ज़्यादा फोकस डाला कि कोई भी कंपाउंड 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से बना होता है। इस तरह के इस तरीके से जो हमें एलिमेंट्स होते हैं इन एलिमेंट्स का जो अनुपात है, ठीक है। देखो, इसमें दे रखा था कि इस प्रकार जो हमें प्राप्त कंपाउंड होते हैं उनमें इन एलिमेंट्स का जो रेशो है वो स्थिर होता है, चाहे इसे किसी जगह से प्राप्त किया गया हो या फिर वो किसी ने भी इसे बनाया हो। अब देखो, बात करते हैं, अब कंपाउंड जो होता है, कंपाउंड वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का जो रेशो है वो हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो हमेशा उसका जो रेशो होगा वो 1:8 होता है। तो 1:8 किसका होता है? कंपाउंड वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का जो रेशो है वो हमेशा 1:8 होता है, ठीक है, चाहे वाटर का रिसोर्स कोई भी हो। इसी तरह जो होता है, अगर 9G वाटर का आप डिकम्पोज्ड करें तो हमेशा 1G हाइड्रोजन और 8G ऑक्सीजन ही आपको प्राप्त होगी। इसी तरह अमोनिया, ठीक है, अमोनिया है। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मास के अनुसार हमेशा 14:3 के रेशो में ये जो होते हैं प्रेजेंट रहते हैं, चाहे अमोनिया किसी भी प्रकार से बना हो या फिर किसी भी रिसोर्स से ली गई हो। तो सभी एग्जाम्पल से, ठीक है, स्थिर अनुपात, यानी कि सभी एग्जाम्पल से हम
उसका रेशो के नियम की व्याख्या हमें अच्छे से हो गई, जिसे निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग इंग्लिश में देखो, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, इसे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी कहा जाता है। ठीक है, प्राउस ने इस नियम को इस तरीके से व्यक्त किया था, इस तरीके से बताया था कि किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट्स हमेशा एक ही मास के अनुपात में प्रेजेंट होता है। ठीक, तो द नेक्स्ट प्रॉब्लम फेस्ड बाय साइंटिस्ट वाज टू गिव एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज लॉज। ठीक है, अब देखो, तो अब क्या होता है कि जो साइंटिस्टों की अगली समस्या थी वो इन नियमों की व्याख्या करने की थी कि जो हमारे ब्रिटिश केमिस्ट थे जॉन डाल्टन। ठीक है, ब्रिटिश केमिस्ट थे हमारे, तो उन्होंने मैटर की प्रकृति के बारे में एक वैसी बात प्रस्तुत की, एक ऐसी बात एक्सप्लेन की कि डाल्टन ने मैटर के जो लॉज थी या मैटर की जो भी बेसिक थ्योरी थी, उसका नेचर था, जिसे उस समय हमने फिलॉसफी माना जाता था। ठीक है, जैसे उस समय क्या माना जाता था, फिलॉसफी माना जाता था। ठीक है, तो उसे फिलॉसफी, उस समय में फिलॉसफी माना जाता था। तो वहाँ पर जो हमारे ग्रीक के फिलोसफर्स थे उनके द्वारा मैटर्स के जो इंडिविजिबल पार्टिकल्स थे, जिसे परमाणु नाम दिया था, जिसे एटम नाम दिया था, उसे डाल्टन ने भी एटम नाम दिया। ठीक है, डाल्टन का ये केमिकल कॉम्बिनेशन के नियमों पर आधारित था। डाल्टन के एटम ने मास के नियम और जो उसका फिक्स रेशो था उसके नियम की व्याख्या की। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम यहाँ पर कि according to Dalton's atomic theory, all matter, whether an element, a compound, or a mixture, is composed of small particles called atoms. The postulates of this theory may be stated as follows. डाल्टन के परमाणु, डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के अनुसार सभी मैटर, चाहे एलिमेंट हो, कंपाउंड हो या मिक्सचर हो, या फिर वो जो है वो स्मॉल पार्टिकल से बने हों, जिन्हें हम एटम्स कहते हैं। तो डाल्टन की जो थ्योरी थी उसको इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते थे, फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम थ्योरी को बाद में पढ़ेंगे, पहले हम डाल्टन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम जॉन डाल्टन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जॉन डाल्टन का जो जन्म था, ठीक है, देखो जॉन डाल्टन का जो जन्म था वो सन 1776 इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, ही बिगिन हिज कैरियर एज अ टीचर एट द एज ऑफ 12। ठीक है, 12 साल की उम्र में ही उन्होंने एक टीचर के रूप में अपनी जो जीविका थी वो शुरू की। 7 साल बाद वो एक नए स्कूल के प्रिंसिपल बन गए और सन 1793 में जॉन डाल्टन एक कॉलेज में मैथ्स, फिजिक्स और केमिकल पढ़ाने के लिए मैनचेस्टर चले गए। वहाँ पर उन्होंने अपने जीवन का आधा समय पढ़ाई और रिसर्च में जो था स्पेंड किया। ठीक है, गुजारा। सन 1808 में उन्होंने अपनी एटॉमिक थ्योरी को प्रस्तुत किया, जो कि मैटर के अध्ययन के लिए एक बहुत ज़रूरी पॉइंट साबित हुआ। ठीक है, तो चलिए अब इनके नीचे के ये पढ़ते हैं हम। ठीक है, थ्योरीज। फर्स्ट था कि ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स। ठीक है, वेरी टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, यानी कि सभी हमारे मैटर्स हैं वो एटम्स से बने होते हैं। ठीक, सेकेंड था एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी created or destroyed in a chemical reaction. एटम इंडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन में ना तो बढ़ते हैं और ना ही वो ख़त्म होते हैं, ना ही वो नष्ट होते हैं। थर्ड था एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब दिए गए एलिमेंट्स के सभी एटम्स का मास और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक, तो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम के मास और केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती हैं।
फिफ्थ था एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। अलग अलग एलिमेंट्स के एटम छोटी यानी कि होल नंबर्स के रेशियो में कंबाइन कर कंपाउंड को क्या करती हैं, कंपाउंड को फॉर्म करती हैं। The related number and kinds of atoms are constant in a given compound. किसी भी कंपाउंड में एटम की संख्या और उसके जो प्रकार है, ठीक है, उसका जो तरीका है वो निश्चित होता है इसकी, ठीक है। तो अब देखते हैं, यू विल स्टडी इन द नेक्स्ट चैप्टर दैट ऑल एटम्स आर मेड अप ऑफ स्टिल स्मॉलर पार्टिकल्स। आप अगले चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि एटम में और भी छोटे छोटे जो है पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में आप ये पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज एन एटम, यानी कि एटम क्या होता है, ठीक है। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड इमेजिन बिल्डिंग वॉल्स फ्रॉम दीज वॉल्स ए रूम एंड देन ए कलेक्शन ऑफ रूम्स टू फॉर्म ए बिल्डिंग। What is the building block of the Haag building? What about the building block of an ant hill? It is a small grain of sand. Similarly, the building blocks of all matters are atoms. क्या आपने कभी किसी इमारत की दीवार बनते देखी है? इन दीवारों से एक कमरा और कई कमरे के ग्रुप से एक इमारत जो होती है बनती है। उस विशाल इमारत की यानी कि उस लंबी इमारत की इकाई क्या है, उसकी यूनिट क्या है? किसी बाबी यानी कि किसी एंट हिल की रचनात्मक यानी कि किसी एंट एल की जो यूनिट है वो क्या है जिससे वो बना है, ठीक है। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन एंट यानी कि उस बिल्डिंग की रचनात्मक इकाई क्या होती है? रेत का छोटा सा पार्टिकल होता है। इसी तरीके से मैटर की जो बिल्डिंग ब्लॉक, ठीक है, मैटर की जो बिल्डिंग ब्लॉक जो यूनिट है वो होती है एटम्स, ठीक है, एटम्स होती हैं। यानी कि एटम से मिलकर ही एक मैटर बनता है, ये याद रखना है। अब हम बात करते हैं एटम्स। हाउ बिग आर एटम्स? एटम्स कितने बड़े होते हैं ये देखते हैं। तो एटम्स की बात करती हूँ मैं। तो atoms are very small. They are smaller than anything that we can imagine or compare, with more than millions of atoms when stacked would make a layer rarely as thick as this sheet of paper, ठीक है। एटम्स बहुत छोटे होते हैं। किसी भी चीज़ जिसकी हम इमेजिनेशन नहीं कर सकते या उसका कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। ये देखो, दोबारा से बताती हूँ, एटम्स बहुत छोटे होते हैं। ये किसी भी चीज़ जिसकी हम इमेजिनेशन कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, ये उनसे भी बहुत छोटे होते हैं। लाखों एटम्स को जब एक के ऊपर एक चट्टे के रूप में रखें तो बड़ी कठिनाई से कागज़ की एक शीट जितनी मोटी परत हम बन पाएगी, ठीक है, परत बन पाएगी। यानी कि कितने छोटे होते होंगे, जब लाखों करोड़ों हम चट्टे रखेंगे तभी कागज़ की परत बन पाएगी। तो इसका मतलब बहुत छोटी यूनिट है ये एटम। तो अब देखो, एटमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर्स। तो देखो, इसमें दे रखा है 1/10⁹ मीटर बराबर 1 nm यानी कि 10⁹ nm। इसके साइजेस देखते हैं। हाइड्रोजन में इसका साइज जो होता है, ठीक है, तो रेडियस में अगर हम बात करें, देखो एग्जांपल के लिए, एटम ऑफ हाइड्रोजन 10⁻10, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर 10⁻5, मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन तो ये होता है 10⁻8। ग्रेन ऑफ सैंड यानी कि रेत के जो पार्टिकल्स होते हैं 10⁻4, एंट में 10⁻2, वाटर मेलन में 10⁻5। तो ये आप जो ये रेडियस दे रखी है एटम्स की वो हमें लर्न करनी बहुत ज़रूरी है। इट्स ए वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट दे रखा है कि वी माइट थिंक दैट इफ एटम्स आर सो इनसिग्निफिकेंट इन साइज। जब एटम का आकार इतना छोटा है कि हम इसे
इंडिविजिबल मान सकते हैं, ठीक है, देखा नहीं जा सकता है इनको। तो इसके बारे में क्यों सोचें हम? इसके बारे में इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमारा पूरा विश्व ही एटम से बना है, पूरा वर्ल्ड ही विश्व जो है एटम से बना है। चाहे हम उन्हें देख नहीं सकें, फिर भी वो यहाँ प्रेजेंट है और हमारे हर एक एक्टिविटी पर उनका प्रभाव पड़ता रहता है। अब हम आधे टेक्निक की हेल्प से एलिमेंट्स की सरफेस और उसके बारे में दिखा सकते हैं, जिनमें प्रेजेंट एटम जो है हमें दिखाई देते हैं। तो अब जो हमारा ये है, व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एटम्स और डिफरेंट एलिमेंट्स, तो इस बारे में आपको मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो इसके बारे में अब हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, बिकॉज वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा फिर अगर मैं ये भी बताऊंगी तो इसके लिए मैं नेक्स्ट पार्ट डालूंगी। तो नेक्स्ट पार्ट में आप लोग इसकी वीडियो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से देख लेना या फिर चैनल पर आप लोग देख लेना, ठीक है। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साइड में जो सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं आगे से कोई न्यू वीडियो डालूँ तो आप लोगों के पास उसकी नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।